नमस्कार, ऑनबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के विधानसभा क्षेत्र हरसिद्धि में बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण नंदन पासवान के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से वोट की अपील की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि बिहार में विकास को चौगुनी गति से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर जनता का आशीर्वाद जरूर है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने कहा कि महागठबंधन का काम केवल सपने दिखाना और अपने परिवार की तिजोरियां भरना है, जबकि मोदी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय लालू जी मंत्री थे, उस सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले किए थे। बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड इतना लंबा हो, क्या साथियों, जिनका इतना लंबा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, क्या वो महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने इतने सारे घोटाले किए हैं, एक लंबा इतिहास घोटालों का है, क्या वो गठबंधन यहाँ का विकास करेगा? हरसिद्धि विधानसभा का विकास करेगा गठबंधन का जीतकर, या बिहार का विकास करेगा? तो बताइए, आप ही बताइए, जोर से बताइए, विकास कर सकता है? तो जोर से आवाज आनी चाहिए आपकी, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आवाज वहां तक, पटना और दिल्ली तक जानी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में आज एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार में जंगल राज से मुक्ति कराई, परिवारवाद से परिवारवाद की राजनीति का अंत किया है। आज बिहार से नक्सलवाद जैसा, उसको नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है, जो पहले की सरकारों में संभव नहीं था। लालू जी के आरजेडी के शासनकाल में बिहार की पहचान बन गई थी। हत्या होती थी, फिरौती होती थी, लूट होती थी, अपहरण होता था, नरसंहार रोज की बातें हुआ करती थी। इनके शासनकाल में माफिया राज में बिहार में उद्योगों को भगाया और बिहार को पिछड़ा राज्य बना दिया। भाई, पिछड़ा राज्य बना दिया, क्योंकि उद्योग वाले आते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी गाड़ियां ही लूट ली जाती थी, तमाम प्रकार की गुंडागर्दी होती थी। लेकिन पिछले 11 सालों की मैं बात करूं तो 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए। आज बिहार की जीडीपी में उद्योगों का 33% से अधिक हिस्सा हो चुका है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सनातन का जयघोष गूंज रहा है, जयघोष गूंज रहा है। चाहे आज हम सबके आराध्य देव भगवान राम, जिनका हम हर क्षण और हर पल नाम लेते हैं, कोई परेशानी होती है तो हमारे मुंह से निकलता है राम, हे राम, जय राम। क्या निकलता है? जय राम, जय राम, श्री राम, जय जय राम। तो कोई परेशानी होती तो राम राम होता है, और मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं। हर क्षण हर पल जिनका हम नाम लेते हैं, ऐसे भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में संपन्न हो गया है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक बन गया। और मैं जहां देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, देवभूमि उत्तराखंड में आप सब भी महादेव के भक्त हैं, आप सब भी बाबा के भक्त हैं, और आप में से बहुत सारे लोग, पूरे बिहार के लोग दर्शन करने के लिए बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ बाबा केदार का प्रांगण भी 2013 में बहुत भीषण वहां आपदा आई थी, उस आपदा में पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। उस स्थल को भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान का निर्माण, आज हमारी जितनी धार्मिक धरोहरें हैं पूरे देश के अंदर, उनको सजाने और संवारने का काम हो रहा है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, नागरिक संशोधन कानून देश के अंदर लाना हो, वक्फ संशोधन कानून लाना हो, ऐसे ऐतिहासिक फैसले देश के अंदर देश की आजादी के बाद पहली बार कोई ले रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं। एक तरफ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और ये सनातन विरोधी मानसिकता वाले, ये महागठबंधन गैंग अपनी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र हित में लिए गए
ये सारे निर्णय, इन सारे निर्णयों का विरोध करते हैं, विरोध करने का काम कर रहे हैं। गप्पू भैया, अब आप कह रहे होंगे गप्पू भैया किसको कहते हैं? पप्पू भैया और गप्पू भैया। गप्पू भैया तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि राज्य में अब वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अरे भाई, देश की संसद ने जिस कानून को पास कर दिया उसको आपके परिवार का हाईकमान रोक नहीं सकता, आपके परिवार का हाईकमान बदल नहीं सकता। आपका ये मुगल प्रेम है, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको कभी सत्ता में वापस नहीं ला सकती। ये मुगल प्रेम आपका कभी वापस सत्ता में आपको नहीं ला सकता। अब देश की जनता और बिहार की जनता जाग चुकी है। अब जनता जात पात, तुष्टीकरण, परिवारवाद की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहती है, विकासवाद चाहती है और विकासवाद की राजनीति चाहती है, जिसको यहाँ डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नीतीश बाबू के नेतृत्व में और इस क्षेत्र में हमारे पासवान जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आज रक्षा के क्षेत्र में, आज मैं रक्षा के क्षेत्र की बात करूं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की शक्ति पूरे विश्व ने देखी। भारत के स्वदेशी निर्मित हथियारों ने किस प्रकार से पाकिस्तान को तबाही पर लाकर खड़ा कर दिया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने के बल झुकने पर मजबूर कर दिया और संधि की उनको मजबूर। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए पठन पाठन और खेल सामग्री वितरित की है। देहरादून के गजियावाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विकासखंड सहसपुर की 15 ग्राम पंचायतों के तहत 28 आंगनबाड़ी केंद्रों को टिफिन बॉक्स, चार्ट बोर्ड, दरी, स्लेट और अन्य शिक्षण उपकरण प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ियों को 100% पठन पाठन और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है और जल्द ही सभी केंद्रों को फर्नीचर, अलमारी और अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाएंगी। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास की नींव होती है और आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के सर्वांगीण विकास की पहली सीढ़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बाल विकास और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही है। किसी भी देश की शक्ति का आकलन धन दौलत या एटमी शक्ति से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि समाज के, देश के कितने लोग शिक्षित हैं। और आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। और जब से मैं विधायक बना हूँ, मैं अपनी विधायक निधि का अधिकांश पैसा स्कूलों में देता हूँ, आंगनबाड़ी में देता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 128 आंगनबाड़ी हैं। 100 को जो सामग्री मैंने आज वितरित की है दे चुका हूँ, जो 28 शेष रह गई थी और अपने वायदे के अनुसार 28 आंगनबाड़ी केंद्रों को हमने ये सामग्री दी है। और कुछ मांग इन्होंने की है फर्नीचर की, स्टाफ फर्नीचर की, अलमारी की, उसकी घोषणा मैंने की है। शीघ्र ये सामान को दिया जाएगा। और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और अनुशासन का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि आगे जाकर हमारे बच्चे एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकें, अच्छे डॉक्टर बन सकें, अच्छे इंजीनियर बन सकें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में फर्जी रूप से राज्य आंदोलनकारी का दर्जा लेने वालों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुभाष भरतवाल ने बताया कि कुछ व्यक्तियों ने गलत तरीके से राज्य आंदोलनकारियों का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जिसके खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की गई और कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने 5 मानक तय किए थे और इन्हीं मानकों के आधार पर योग्य लोगों को ही सुविधाएं दी गई। देखिए, नैतिकता और अनैतिकता का सवाल तो हर युग में रहा है और मैं समझता हूँ कि एक मानक जो हमने तय किया था राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए, वो 5 प्रकार के उसमें मानक थे।
और उन मानकों के आधार पर ही जो परिपत्र प्राप्त हुए उसके आधार पर जो है राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हुआ, उनको सुविधाएं जो है देने का काम सरकार ने किया। अब उसमें बहुत सारी जगह पर जो है शिकायतें आई, तो कहीं कहीं पर जहां जैसे पौड़ी जनपद में शिकायत आई थी तो वहां पर उसकी जांच हुई 2-3 बार, और ऐसे जो है करीब 125 के करीब जो है वो निरस्त किए गए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर अन्य जगह पर भी कहीं पर कोई शिकायत ऐसी आएगी तो उसकी जांच स्वाभाविक है, शासन करता ही है, सरकार करती ही है। और कोई अगर जो है अपात्र होंगे तो उनसे जो है सुविधाएं उसी हिसाब से जो है वो रिवोक की जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि इस कोई बड़ा मसला नहीं है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध अल्मोड़ा नगर के मल्ला महल में 7 दिवसीय जय गोलजू महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आगाज हो गया है। संस्कार सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड के साथ ही पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के कलाकार अपनी लोक कला पर आधारित प्रस्तुति देंगे। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर जीजीआईसी के पास ज्योति पोखर से मल्ला महल तक शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद मल्ला महल में अतिथियों की ओर से दीप जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। गोलजू महोत्सव का आज विधिवत रूप से शुभारंभ हो चुका है। इसमें आज से 30 तारीख से 5 नवंबर तक हमारे इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू होंगे। जैसा कि हमारे ये जय गोलजू महोत्सव जो मल्ला महल, जिसे हम पुरानी कचहरी के नाम से भी जानते हैं, उसमें आयोजित है। इसमें हमारी जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसके साथ साथ हमने प्रयास यह किया कि हम बाहर के राज्यों की लोक संस्कृति को यहाँ पर अपने अल्मोड़ा की जनता को दिखाएं। इसमें जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात की टीमें भी बाहर से आ रही हैं। और इसमें हमारे उत्तराखंड के भी 7 दिन तक जो हमारे यहाँ के स्थानीय दल हैं वो भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ 12 महीने किसी न किसी इलाके में होने वाले मेले कौतूहल बने रहते हैं, जहाँ मेले में देवत्व का एहसास लोगों को खींच लाता है। उत्तरकाशी जनपद के गांजड़ा क्षेत्र में हर तीसरे साल यही रंग गुरु चौरंगीनाथ मेले का आयोजन होता है, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल होते हैं। उत्तरकाशी के गांजड़ा क्षेत्र में 3 साल में एक बार मनाए जाने वाले गुरु चौरंगी नाथ के 5 दिवसीय मेले की तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण में देवताओं को उनके मूल स्थानों से बाहर निकालकर उनको एक जगह एकत्रित कर देवताओं से मेले की तिथि की घोषणा की जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेल प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाता है। साथ ही मेले में रात्रि के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। हमारा जो ये चौरंगी देवता का जो मेला है, ये हमारा बहुत पुराने इतिहास में है और इसका कोई करीबन हमारे पास 300 साल पुराना इतिहास तो है, इसे आगे का नहीं हमारे पास है नहीं। और अभी भी हम उस सप्ताह को आगे चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये चौरंगी देवता के मेले में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे क्षेत्र के हर जगह से जो है ध्यानियों का ही मेला ये माना जाता है। और आज समय आने जाने के साधन हो चुके हैं, मेले की पूरी तैयारियां है। हम लोगों को अतिथि काल जो है वो अभी बढ़ रहे हैं। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ध्यानियों के लिए देवताओं से भेंट का समय निर्धारित किया जाता है। गांजड़ा क्षेत्र के इस ऐतिहासिक मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और देवताओं से अपनी समस्याओं का समाधान पूछते हैं। इस बार ये मेला 9 नवंबर से 13 नवंबर तक आयोजित हो रहा है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। मेले की तैयारी है और अतिथियों के अधिकार का चल रहा है। बीच में हम लोगों ने अब जब समिति रजिस्ट्रेशन हो गई है, समिति की रजिस्ट्रेशन होने के नाते हमने जो है इसमें कोई सुविधाएँ दे रहे हैं। हमारे अधिकारी लोग हमारे जहाँ कुछ मांगे होती है उसको हमें सहयोग मिल रहा है।
इसलिए इसका रात को कामेश्वर प्रांगण में 5 ही गाँव की तरफ से जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। गाजना क्षेत्र का चौडियाट गांव, डिकोली, सौड़, लोदाड़ा और भेटियारा गांव का संयुक्त चौरंगीनाथ देवता पौराणिक मेले का हर तीसरे साल भव्य आयोजन होता है। मेले में क्षेत्र के प्रमुख आराध्य देव भगवान तामेश्वर, गुरु चौरंगीनाथ की डोली, हलवा देवता की डोली, हुनिया नागराज की डोली, हरि महाराज की डोली, खदवारी देवी की डोली के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में आयोजित होने वाले पांडव लीला में हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है। उत्तरकाशी के खालसी में भी पांडव लीला का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से ही पांडव स्वर्ग गए थे, लिहाजा गाँव गाँव में अगर पांडव लीला का आयोजन नहीं होता है तो कुछ गलत हो जाता है। उत्तरकाशी जिले के खालसी गढ़वाल क्षेत्र में ढोल की थापड़ नाचते पांडव ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। ये चमत्कार है या कुछ और, कहना मुश्किल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस दौरान इंसानों पर देवता आते हैं। इलाकों के लगभग हर गांव में पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि उत्तराखंड की धरती पर ही पांडवों का वास है और अपने अंतिम समय में उत्तराखंड की धरती से 5 पांडव स्वर्ग गए थे। इसका प्रमाण उत्तराखंड की भूमि पर मिलता है। गांव में सुख समृद्धि के लिए अपने गांव में पांडव लीला का प्रोग्राम किया जाता है। गांव में कोई आदि व्याधि न आए, इसको दूर भगाने के लिए इस पांडव लीला में दिग्बंधन भी किया जाता है। और सिद्धेश्वर कला मंच पुजार गांव धनारी की जो टीम है वो अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने का काम कर रही है और हमारे पूर्वजों ने भी ये संस्कृति आगे बढ़ाई है और हम भी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हजारों साल बाद भी हर गांव में कथाओं और पांडव लीला के माध्यम से मंचन किया जा रहा है। उत्तराखंड की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। यही कारण है कि हर गांव गली में पांडवों का वास माना जाता है। उत्तराखंड से ही पांडव स्वर्ग रोहिणी की तरफ गए थे। मान्यता है कि हर गांव में हर साल पांडव लीला का आयोजन किया जाना अनिवार्य होता है। पांडव लीला का आयोजन नहीं किया जाता है तो ग्रामीणों पर दोष लग जाते हैं। इन दिनों उत्तरकाशी के अलग अलग इलाकों में पांडव लीला का दृश्य देखने को मिलता है। जब पशुओं पर पांडव अवतारित होते हैं तो उस समय दृश्य अलग ही होता है। पांडव लीला देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। 7 दिनों तक चले पांडव लीला मंचन में पांडव पशुओं ने ग्रामीणों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। लोक संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए ये लीला का आयोजन किया जाता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराखंड की संस्कृति बची रहे और आने वाली पीढ़ी भी इस लीला के मंचन से आपसी प्रेम में और क्षेत्र की खुशहाली के लिए पांडवों से कामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। गदरपुर में सरकारी धान खरीद केंद्रों पर भारी घोटाले का आरोप लगा है, जो पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया है। उनका कहना है कि सरकारी केंद्रों पर किसानों से धान न खरीदकर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है। गदरपुर के मदनपुर में बने धान खरीद केंद्रों पर किसानों की फसल नहीं ली जा रही है, जिससे किसान हताश और परेशान हैं। क्षेत्र के धान खरीद केंद्रों पर बड़ा घोटाला हो रहा है। सीधी सी बात आप नहीं समझ रहे हैं। ये जो बदनापुर का जो मैं आपको 400 कुंटल का जो लक्ष्य था, वहाँ के किसानों से डायरेक्ट वहाँ तो ट्राली उतरी, 1-2 ट्राली से ज़्यादा वहाँ उतरी नहीं। 100 कुंटल से ज़्यादा 100 कुंटल आपके किसानों से खरीदा। बाकी कहाँ से खरीदा? मंडी से, मिल के चेक दे दिया गया है। चेक उनको चेक दे दिया, उनसे उनके धान ले लिए। चेक तो सरकारी रेट में मिला होगा ना, दिया हो ना, जो उनके खाते से जो सरकारी रेट है। और मंडी का क्या रेट है? 1800, 1850। मेरा अपना धान इस झमेले को देखकर मैंने मंडी में बेचा, 1825 रुपये में बिका। मैं बेच के आया हूँ ना, क्योंकि मेरे पास आदमी नहीं है, मैं जाके 2-3 ट्राली में खड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस
किसको, किसके बीच में बटे? जिनका धान लिया उनके और क्रय केंद्र के जो इंचार्ज है उनके बीच में बटा। और कहीं ना कहीं इससे ऊपर जाता होगा तो क्रय केंद्र से यदि ऊपर जाता होगा तो आप समझदार हैं, जाता भी होगा, क्या पता है। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सुन रहे? भाई कहीं यदि भ्रष्टाचार इसमें है। रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रमों के साथ ही खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन नैनीताल के मार्गदर्शन में जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी नैनीताल और उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के समन्वय से डीएसए मैदान में राष्ट्रीय एलिट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आई 12 टीमों की 80 महिला बॉक्सर प्रतिभाग करेंगी। जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय एलिट महिला बॉक्सिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों में खेलों के प्रति रुझान पैदा करने के मकसद से इस खेल मैदान में अन्य खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो उत्तराखंड में हम सभी तिलक चंदन आज यहाँ पर फ्लैट्स ग्राउंड में बालिकाओं की जो बॉक्सिंग स्पर्धाएं हैं उनकी शुरुआत हुई है। आज आरंभिक दिन में 32 बाउट्स होनी है, जिसमें विभिन्न प्रांतों की बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं। तो अभी ये कार्यक्रम चलेगा और जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको आगे बढ़ाने के लिए और खेलों के प्रति बच्चों का रुझान विकसित हो। इस ग्राउंड की पुरानी महिमा रही है, यहाँ पर पहले भी बड़ी बड़ी स्पर्धाएं आयोजित होती रही हैं। तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को और जो बच्चे हैं प्रतिभागी हैं सबको धन्यवाद देता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक चीज इसके अभी जो यहाँ पर ट्रेडिशनली जितने भी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, जितनी खेल स्पर्धाएं हुई हैं, तो कोशिश की जाएगी कि जो पुराने हमारे यहाँ के नामी गिरामी खेल यहाँ पे हुए हैं, जो पुरानी यहाँ पर टाइटल्स हुई हैं, तो उनको दोबारा से देखा जाए और बाकी जो कमियाँ बेसियाँ होंगी उनका निराकरण कराया जाएगा। एक्साइटमेंट है, सब लोग बहुत खुश हैं, इतनी दूर दूर से आए हुए हैं और नए नए पार्टनर्स के साथ खेलने को मिल रहे हैं। हमारी फेडरेशन ने ये गेम कराया ताकि हमें और ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके और हम लोग आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करें। अभी देखा जाए तो नेशनल इंटरनेशनली हमारे उत्तराखंड के काफ़ी बच्चे काफ़ी आगे तक जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग फेडरेशन में खोलिया सर लोगों को और जो भी इनके सेक्रेटरी हैं सबको थैंक यू कहना चाहेंगे और चाहेंगे कि ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहे आगे, ताकि हमको और अच्छा एक्सपोजर मिले और हम लोग अच्छे से और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा है यहाँ पे सारा अरेंजमेंट सब कुछ और मतलब हमारा रहना बहना भी बहुत अच्छा है सब कुछ। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, सबको अच्छा लग रहा है। मैं हार गई पर अगली बार और मेहनत करके आऊँगी और जीत जाऊँगी। लड़कियों को खेलों में जाना चाहिए क्योंकि वो एक अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग बन जाती है और वो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है और सबको खेलों में आना चाहिए लड़कियों को। लड़कियां अपनी रक्षा करने के लिए ये सब सेल्फ डिफेंस सीखेंगी, बॉक्सिंग वगैरह, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि कोई लड़का उन्हें कुछ कह नहीं सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।